डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। हम यहाँ AKTU का इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का बीटेक फर्स्ट ईयर में यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। 3 लेक्चर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें आपने बेसिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी तरीके से पढ़ लिया है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा और उसमें हम कवर कर चुके थे। बाकी इस लेक्चर में जो हमारे आज के टॉपिक रहेंगे वो इंफ्रारेड से रिलेटेड ही रहेंगे, और इसमें हम आज पढ़ेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होती हैं, फिर हम उनको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस को, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हुए हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस को बताएंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर हम सीखेंगे कि हम IR स्पेक्ट्रा को किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिसमें कि फिंगरप्रिंट रीजन को हम अलग से इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को इफेक्ट करते हैं, और बाद में इसके हम पढ़ेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस। एंड यस, एट लास्ट वी विल बी डिस्कसिंग AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हालांकि जब हम ये पढ़ते हैं तो मैं आपको बीच बीच में टॉपिक वाइज बताती रहती हूँ कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लगातार एग्जाम में आता है, किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद रहता है। शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, फंडामेंटल वाइब्रेशंस। तो देखिए फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होती हैं, पहले ये देख लेते हैं। दीज वाइब्रेशंस आर अराइजिंग व्हेन मॉलिक्यूल इज बीइंग प्रमोटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू लोअर एक्साइटेड स्टेट। तो बिल्कुल बेसिक जो एक्साइटेशन होता है, यानी ग्राउंड स्टेट से सबसे पहला लेवल जो है एक्साइटेशन का, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि ये अगर हम कहते हैं वाइब्रेशनल लेवल्स हैं, तो अगर हमारा मॉलिक्यूल फिलहाल यहाँ पे है और ये इंफ्रारेड रेडिएशंस के एक्सपोजर से, यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस जब इसके ऊपर पड़ेंगी, ये एनर्जी गेन करेगा, वाइब्रेशनल एनर्जी इसको मिलेगी, तो ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल फिर यहां से पहले लेवल पे मूव कर जाएगा, फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है वो प्रमोट होता है फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल, उसको हम कहते हैं ये इसकी फंडामेंटल वाइब्रेशन है। फंडामेंटल वाइब्रेशंस जो है वो लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप देखिए ये 2 फॉर्मूलेज हैं। एक है लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3n-5 और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए है 3n-6। अब n देखिए यहाँ पे क्या है, n होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दी मॉलिक्यूल। तो जैसे कि अगर मैं लेके चलती हूँ मीथेन का एग्जाम्पल, CH4 का एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने हैं, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास 5 है। तो यहाँ n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। तो n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखिए, तो हमने देखा कि फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होती हैं और हम कैसे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, कितनी तरीके की फंडामेंटल वाइब्रेशंस देखी जा सकती हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। तो देखिए ये AKTU के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। These vibrations are arising when molecule is being promoted from ground state to lower excited state। तो ये हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल वाइब्रेशन क्या होती है। ये वाइब्रेशन जो है कितनी तरीके की होती है, बेसिकली अगर हम देखें तो ये 2 तरीके की वाइब्रेशंस होती हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो फंडामेंटल वाइब्रेशंस बेसिकली 2 तरीके की हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, या एक एक करके हम देखते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस क्या होती हैं, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस वो वाइब्रेशंस हैं जिनके दौरान मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो घटता या बढ़ता है। यानी कि अगर मेरे ये 2 एटम्स हैं, बीच में बॉन्ड है और इनको मैं स्ट्रेच करती हूँ तो डिस्टेंस जो है इन दोनों का बढ़ेगा, यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। अगर मैं कंप्रेस करती हूं तो बॉन्ड लेंथ घटेगी, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेचिंग। एंड दी वाइब्रेशंस जो कि ये करा सकती हैं उनको हम कहेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। सो डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस, लेकिन बॉन्ड एंगल जो है आपका कैसा रहता है, सेम रहता है, बॉन्ड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट।
They occur at higher energy, that is 4000 to 1250 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये कंपैरेटिवली हायर एनर्जी पे होती है, या हम कह सकते हैं हायर फ्रीक्वेंसीज पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट तरीके की जो वाइब्रेशंस हैं वो हैं बेंडिंग वाइब्रेशंस, जिनको हम डिफॉर्मेशंस भी कहते हैं। बेंडिंग वाइब्रेशंस आर आल्सो नोन एज डिफॉर्मेशंस। इसमें क्या होता है, डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, एटम्स के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होता है, लेकिन बॉन्ड एंगल चेंज होता है। ठीक है, या तो बॉन्ड एंगल चेंज होगा या फिर प्लेन चेंज हो जाता है। एटम्स जिस भी प्लेन में हैं वो ऑल टुगेदर प्लेन चेंज हो जाएगा, उसे हम कहते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। और क्योंकि शेप हो सकता है चेंज हो जाए मॉलिक्यूल की, इसलिए इसको, इन तरीके की वाइब्रेशंस को हम कहते हैं डिफॉर्मेशंस, जो शेप को डिफॉर्म कर दे। These vibrations can occur either in plane or out of plane। तो प्लेन के अंदर भी हो सकती हैं या प्लेन के बाहर भी हो सकती हैं। They occur at lower energy 1400 से 666 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप देखिए बेंडिंग से कंपैरेटिवली लोअर एनर्जी पे ये वाइब्रेशंस हमें देखने को मिलती हैं। आप सोच भी सकते हैं, अगर किसी को स्ट्रेच करते हैं बॉन्ड को या एटम को, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। बेंडिंग का क्या होता है, बेंड तो यहाँ पे इस तरीके का है, तो इसको थोड़ा सा पुश देके हम बेंड कर सकते हैं। दैट इज वाई बेंडिंग वाइब्रेशंस के कंपैरिजन में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को एनर्जी या फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए। ये देखिए, ये स्ट्रेचिंग है। स्ट्रेचिंग में आप देख सकते हैं ये हमारा सेंट्रल एटम है, ये हमारे कॉर्नर वाले एटम्स हैं। तो स्ट्रेचिंग में क्या किया जा रहा है, ये एटम इस तरफ, ये एटम इस तरफ स्ट्रेच किया जा रहा है। जबकि बेंडिंग में देखिए क्या है, ये हमारा सेंट्रल एटम है, बेंड में क्या जा रहा है, ये दोनों एटम्स जो हैं ये प्लेन के दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। ठीक है ना, अगर ये इन दी प्लेन ऑफ पेपर है तो प्लेन के पीछे इनको पुश किया जा रहा है, वो है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आगे दो तरीके की होती हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग क्या है वो देखते हैं। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होगा, इन दिस केस बोथ द एटम स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड इन दी सेम डायरेक्शन। तो देखिए, अगर हम ये देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि या तो दोनों को स्ट्रेच किया जा रहा है या तो दोनों को कंप्रेस किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, क्योंकि सिमेट्रिकल काम हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो, ये मीथेन का ही एग्जाम्पल है, कार्बन यहाँ पे है। ये दोनों जो एटम्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं दोनों की एरोज हमने इस तरह पॉइंट किए, यानी कि दोनों का बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो विद रेस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम बढ़ रहा है। इसे हम कहेंगे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। नेक्स्ट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। एसिमेट्रिक में क्या होगा, देखिए इस वाइब्रेशन में वन एटम अंडरगोज स्ट्रेचिंग एंड द अदर एटम अंडरगोज कंप्रेशन। तो दोनों बिल्कुल अपोजिट मोशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से देखिए, ये मीथेन का ही मॉलिक्यूल है। आप देख सकते हैं कि ये अवे फ्रॉम द सेंट्रल कार्बन एटम जा रहा है एंड ये आ रहा है टूवर्ड्स द कार्बन एटम। तो एक स्ट्रेच किया जा रहा है, एक का बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूसरे का बॉन्ड डिस्टेंस घट रहा है। इस तरीके की वाइब्रेशन को हम कहते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस। तो ये तो थी सिमेट्रिक वाइब्रेशंस और एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस, यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। अब हम देखते हैं कि बेंडिंग वाइब्रेशंस हमारी कितनी तरीके की है। बेंडिंग वाइब्रेशन भी देखिए, इनको हम पहले दो हिस्सों में बांटते हैं, इन प्लेन वाइब्रेशंस एंड आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस। इन प्लेन वाइब्रेशंस कौन सी होंगी, जिनमें विद इन दी प्लेन वाइब्रेशंस हो रही हैं, और आउट ऑफ प्लेन कौन सी होगी, जिसमें वाइब्रेशन के दौरान प्लेन चेंज हो जाए। ठीक है, उनको हम कहते हैं आउट ऑफ प्लेन। तो देखिए, इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस, इन दीज वाइब्रेशंस द प्लेन ऑफ द एटम्स डज नॉट चेंज। कितनी तरीके की हैं, ये भी आगे दो तरीके की हैं। फर्स्ट इज सिजरिंग एंड द अदर वन इज रॉकिंग। सिजरिंग क्यों लिया गया है, ये वर्ड सिजर्स से लिया गया है। कैंची, कैंची आपकी कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है। तो यहां पे जो मोशन होता है वो बिल्कुल कैंची की तरह से चलता है, इसलिए इसको कहा जाता है सिजरिंग। बोथ द एटम्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर जस्ट लाइक सिजर। ये देखिए, यहाँ पे ये सेंट्रल कार्बन एटम है, दोनों एटम्स आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इस तरीके से मूव करेंगे, या फिर नेक्स्ट मोशन क्या हो सकता है, दोनों अवे मूव करेंगे, यानी कि दोनों या तो ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा सिजरिंग वाइब्रेशन। नेक्स्ट इज रॉकिंग वाइब्रेशन। इसमें क्या है, दोनों ही एटम्स जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, विद इन द प्लेन मूव करेंगे, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, आइदर इन द लेफ्ट और इन द राइट साइड। जैसे कार के वाइपर्स चलते हैं, दोनों वाइपर्स जो हैं वो साथ साथ मूव करते हैं और एक ही प्लेन में रहते हैं।
तो यहाँ पे देखो आप, ये रॉकिंग वाइब्रेशन है, आप देख सकते हैं दोनों ही एटम्स की डायरेक्शन हमने मूवमेंट की एक ही दिखाई है, या तो इधर जाएंगे या फिर ये इधर जाएंगे, दोनों साथ साथ मूव करेंगे। सो दिस इज नोन एज रॉकिंग वाइब्रेशन। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है हमारा आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस कौन सी होती है? जब वाइब्रेशंस के दौरान प्लेन ऑफ एटम चेंज हो जाता है, ठीक है। इन प्लेन कौन सी थी? जिसमें प्लेन वही रहता है। आउट ऑफ प्लेन कौन सी होंगी? जिसमें प्लेन चेंज हो जाता है ड्यूरिंग दी वाइब्रेशंस। ये वाइब्रेशन भी हमारी दो तरीके की है, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। वैगिंग वाइब्रेशन में देखिए क्या होता है, बोथ दी एटम मूव अप एंड डाउन विद रिस्पेक्ट टू दी सेंट्रल एटम। अप या डाउन कह सकते हैं, या टू एंड फ्रो मोशन जो इनका होता है। तो यहां पे आप देख सकते हो ये हमारा सेंट्रल एटम है। आउट ऑफ द प्लेन डिफॉर्मेशंस, ये है आपका वैगिंग। दिस इज वैगिंग। ये वैगिंग है। वैगिंग में आप देख सकते हैं कि हमने जो कार्बन एटम की रेस्पेक्ट में, यानी सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में जो दो एटम्स दिखाए हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज लगाया है, यानी दोनों एक ही प्लेन में हैं। तो अगर हम देखें कि ये हमारा प्लेन है, तो दोनों जो एटम्स हैं वो इस तरीके से जाएंगे, इस तरीके से, ऐसे आगे पीछे, आउट ऑफ द प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन। ट्विस्टिंग में देखिए क्या होता है, वन एटम मूव अप एंड द अदर एटम मूव डाउन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। अगेन अप एंड डाउन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि वन इज आउट, इस तरफ है तो दूसरा दूसरी तरफ जाएगा। आउट ऑफ द प्लेन में एक जाएगा इस तरफ तो दूसरा जाएगा पिछली तरफ। देखिए आउट ऑफ द प्लेन बेंडिंग या ट्विस्टिंग है। ट्विस्टिंग में क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम हमारा ये है, इसकी रिस्पेक्ट में एक एटम पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, एक एटम पे हमने नेगेटिव चार्ज दिखाया है। यानी कि ये वाला जो एटम है ये आउट ऑफ द प्लेन जाएगा आगे की तरफ, और ये जो एटम है ये जाएगा इस तरह पीछे की तरफ। तो ये है हमारी ट्विस्टिंग एंड वैगिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और देखने डायग्राम बनाने में भी अच्छा लगता है बच्चों को। सारे ही बच्चे इस क्वेश्चन को ऑप्ट करते हैं, और आसान है तो पूरे नंबर स्कोर करके लाते हैं। यहां पे समराइज किया है हमने डायग्राम में, आप देखिए ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन है, दोनों एटम्स स्ट्रेच किए जा रहे हैं। एसिमेट्रिक में एक स्ट्रेच हो रहा है तो दूसरा कंप्रेस हो रहा है। सिजरिंग यानी इन प्लेन वाइब्रेशन है। सिजरिंग में देखिए दोनों ही एटम्स की डायरेक्शन जो है वो ये दिखाई गई है, सिजर की तरह से हमारे एटम्स मूव कर रहे हैं। रॉकिंग में दोनों कार के वाइपर्स की तरह से चल रहे हैं, ये देखिए। एंड वैगिंग इज आउट ऑफ द प्लेन, दोनों पे हमने प्लस चार्ज लगाया है, यानी दोनों ही आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही प्लेन में जा रहे हैं। ट्विस्टिंग में क्या होता है, वन इज मूविंग अहेड तो अदर वन इज मूविंग बैकवर्ड। तो ये प्लस और माइनस से हम इसको शो कर सकते हैं आसानी से। अब हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का वाइब्रेशनल मोड। कितने वाइब्रेशनल मोड्स हो सकते हैं? देखिए जैसे आपने देखा था कि हम नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस या वाइब्रेशनल मोड किसी भी मॉलिक्यूल का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, CO2 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कितने हैं? N की वैल्यू है 3, और क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है ना, लीनियर मॉलिक्यूल है, आप देख रहे हो इस तरीके का मॉलिक्यूल है, लीनियर है, तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, नंबर ऑफ मोड्स जो है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, N-5 से। अब N यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस हम कैलकुलेट करते हैं 3n-5 से। n की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 इंटू 3 -5, यानी कि हो जाएगा 9 - 5 दैट इज 4। तो यहाँ पे 4 बेसिक फंडामेंटल वाइब्रेशंस या वाइब्रेशनल मोड्स कार्बन डाइऑक्साइड दिखाता है। इस तरीके से हम मोड्स कैलकुलेट कर लेते हैं या नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का हम डिस्कस कर रहे हैं। द सिमेट्रिक स्ट्रेच डज नॉट रिजल्ट इन चेंज ऑफ द इनिशियल जीरो डायपोल मोमेंट, सो इट इज IR इनएक्टिव। पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स जिनमें डायपोल मोमेंट में चेंज देखा जाए आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशंस, उन मॉलिक्यूल्स को हम IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और पहली नजर में अगर हम देखें तो
क्या पहचान है? जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें डायपोल मोमेंट रहता है, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, वो सभी कैसे होंगे? IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये सब कैसे हैं? IR इनएक्टिव है। लेकिन HCl, CH4 जिनमें डायपोल मोमेंट है वो सब के सब कैसे होंगे? IR एक्टिव होंगे। अब हम यहाँ पे CO2 का एग्जाम्पल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं CO2 कैसा है? हमारा एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। और अगर मैं इस फॉर्म में इसको देखूं तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा? इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये IR इनएक्टिव होना चाहिए। लेकिन इसको अगर आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि CO2 में IR एक्टिव वाइब्रेशंस देखी गई हैं, तो वो यहां पे हम डिस्कस करेंगे। इनिशियली आप देख रहे हो इसका डायपोल मोमेंट जीरो है, तो ये IR इनएक्टिव है। यहां पे भी ये बताया गया है कि अगर हम एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इसकी देखते हैं तो क्या होगा? उस केस में भी डायपोल मोमेंट में चेंज नहीं आता, यानी कि जीरो था जीरो ही रहेगा। तो उस केस में भी ये कैसा होगा? CO2 का डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा। तो क्या होगा? एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जिसकी कैसी है? जीरो ही रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हो ये हमारा कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट डिस्टेंस ये कवर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस तो इनका कितना हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया एक दूसरे के साथ में। और चार्ज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इक्वल चार्ज है, तो जीरो डिस्टेंस है, जीरो ही आएगा हमारा, है ना। तो ये आ जाएगा डायपोल मोमेंट हमारा जीरो। यानी कि एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो है वो कैसी, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग जो होगी वो कैसी होगी? जीरो होगी। सॉरी, एसिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कौन सी होती है? जबकि दोनों ही एटम्स एक जैसा मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि दोनों या तो बॉन्ड लेंथ जो हमारी बढ़ रही है या दोनों की ही बॉन्ड लेंथ हमारी घट रही है। तो सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग इस केस में जीरो वाइब्रेशनल मोड दिखाएगी, IR इनएक्टिव होगी। अब हम देखते हैं एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है? एक एटम अगर दूर जा रहा है यानी बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रहा है, उसका बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो दूसरा एटम जो है उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? घटेगी। आप देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन जो है इसकी रिस्पेक्ट में किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। और ये ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है? ये इसकी तरफ आ रहा है। तो दोनों का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कैसा हुआ? चेंज हुआ। इसका बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका बॉन्ड डिस्टेंस घट रहा है। अब आप खुद देखो कि अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो इसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। यस, डायपोल मोमेंट इनका इंड्यूस हो जाएगा। अब क्योंकि पहले जीरो डायपोल मोमेंट था, लेकिन इस तरीके की वाइब्रेशन दिखाने में इसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, डायपोल मोमेंट की कोई वैल्यू आ गई, तो इस वजह से ये वाली वाइब्रेशन कैसी होगी? ये IR एक्टिव होगी। ठीक है, मैंने आपसे पहले लेक्चर में भी बताया था, इससे पहले में, कि अगर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो है और इसको एक्सपोज किया गया IR रेडिएशन से, तब आफ्टर एब्जॉर्प्शन इसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया, कोई वैल्यू आ गई, तो वो IR एक्टिव होगा। तो वही केस यहाँ पे है। कार्बन डाइऑक्साइड में जीरो डायपोल मोमेंट था, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में भी आपने देखा जीरो डायपोल मोमेंट ही रहा, लेकिन एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में इसमें कुछ डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो गया इन एटम्स की मूवमेंट की वजह से, तो इसलिए हम कहेंगे ये इसकी एक्टिव मोड है। इसी तरीके से बेंडिंग वाइब्रेशन आप देखिए, बेंडिंग वाइब्रेशन में क्या होगा? बेंडिंग वाइब्रेशन में ये अगर हमारा सेंट्रल कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन है, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं इस तरीके की बेंडिंग वाइब्रेशंस होंगी। ठीक है, ये देखिए ये बेंडिंग वाइब्रेशंस शो कर रखी हैं, तो ये भी हमारी कैसी होगी? इस केस में भी आप देख सकते हो, इस केस में भी डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, दोनों के दोनों इधर जा रहे हैं, कार्बन ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाएगा। सेम इसमें भी इंड्यूस हो जाएगा, है ना। तो चार आप देख सकते हो, चार इसके मोड्स हैं, वाइब्रेशनल मोड्स, जिसमें से कि 3 एक्टिव है, एक इनएक्टिव है। इस तरीके से हम CO2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका AKTU में आ चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लेते हुए फंडामेंटल वाइब्रेशंस को या फंडामेंटल मोड्स को समझाइए, तो आप यहां से इस तरीके से इसको समझा सकते हैं। सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस निकालेंगे, CO2 के लिए कितनी होती हैं? 4 होती हैं। फिर आप एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कौन सी एक्टिव है, कौन सी इनएक्टिव है। एक इनएक्टिव है, बाकी 3 एक्टिव हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रा।
यहां से हम देखेंगे कि आईआर का जो स्पेक्ट्रा होता है ना, जो भी हम ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं इसमें हम पढ़ते किस तरीके से हैं कि जो भी मॉलिक्यूल है, इंस्ट्रूमेंटेशन हम बाद में समझेंगे इसकी, तो इसमें फाइनली जो आउटपुट हमें मिलता है वो एक स्पेक्ट्रा की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, एक ग्राफ की फॉर्म में मिलता है, उसको हम पढ़ते हैं तब हमें चीजें समझ में आती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब भी हम आईआर स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं तो उसमें हम दो बेसिकली रीजन्स होते हैं जिनसे हम अपना कंक्लूजन निकालते हैं। तो देखिए बेसिकली ये दो रीजन्स में डिवाइडेड होता है। पहला है फंक्शनल ग्रुप रीजन जो कि लाई करता है 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। नाम जैसा कि देख रहे हैं आप फंक्शनल ग्रुप रीजन, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, हमें फंक्शनल ग्रुप का पता चल जाएगा कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर किस तरीके का फंक्शनल ग्रुप है, यानी आइडेंटिफाई हम कर सकेंगे कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये रीजन 4000 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स तक जाता है, फंक्शनल ग्रुप रीजन इसको बोला जाता है। ये एसोसिएटेड है मेजरली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से। स्ट्रेचिंग आपने देखा था हायर फ्रीक्वेंसीज पे होती है, तो यहाँ पे ये बेसिकली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से एसोसिएटेड है, यानी फंक्शनल ग्रुप्स की पहचान जो है ज्यादातर हमें इस रीजन में मिल जाती है। दिस रीजन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम इज यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो यहां से हमें फंक्शनल ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है। दिस इज पॉसिबल, क्यों है ये पॉसिबल, क्योंकि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेशंस दिखाते हैं। आपने देखा आईआर के में क्या होता है, आईआर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद में मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होते हैं, है ना। तो ये जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनका क्या होता है, ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं। जो रेंज है एब्जॉर्प्शन की वो अलग अलग है, यानी अलग अलग तरीके के ये फंडामेंटल वाइब्रेशंस देंगे। तो वही इनकी पहचान है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब करते हैं और फिर अपना वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देते हैं। नेक्स्ट है फिंगरप्रिंट रीजन। फिंगरप्रिंट रीजन 1500 से 400 सेंटीमीटर इनवर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है, या ये भी कहा जाता है कि आईआर स्पेक्ट्रा इज द फिंगरप्रिंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो आप इस स्टेटमेंट को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे, तो यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ये जो रीजन है 1500 से 600 सेंटीमीटर इनवर्स तक का होता है, इसको फिंगरप्रिंट रीजन बोला जाता है। इस रीजन में क्या होता है, नंबर ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन इज मोर देन द नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो फंक्शन ग्रुप रीजन में आपने देखा था कि स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस बेसिकली देखने को मिलती हैं, लेकिन इस वाले रीजन में क्या होता है, इसमें बेंडिंग वाइब्रेशन ज्यादा होती हैं इन कंपैरिजन टू दी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, यानी कि यहाँ पे लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर एनर्जी की वाइब्रेशंस देखने को मिलती हैं। Molecules that contain same functional group shows similar peaks above 1500 centimeter inverse, but they show different peaks in fingerprint region। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और इसको हम समझ में आना हमारे जरूरी है। 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो एक जैसी एब्जॉर्प्शन देंगे, लेकिन 1500 से नीचे हो सकता है वो फंक्शनल ग्रुप भी अलग अलग एब्जॉर्प्शंस दें, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब करें। जैसे अगर मैं बात करती हूं कि मेरे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, तो कार्बोनाइल ग्रुप की जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी फंक्शनल ग्रुप रीजन में, जो भी इसका अपना कहना चाहिए स्टैंडर्ड वाइब्रेशन है वो ये दिखाएगा। जैसे आप लोग लॉग टेबल देखते हैं ना मैथ्स में, लॉग टेबल में वो वैल्यूज फिक्स्ड है, log 2 की क्या वैल्यू है, log 3 की क्या वैल्यू है। तो आप क्या करते हैं कि जब भी आपको निकालना होता है किसी चीज का लॉगरिथम, तो आप क्या करते हो, उस स्टैंडर्ड बुक को लेते हो और उसको खोल के उसमें से वैल्यूज देख के बोलते हो ये वैल्यू है, तो वो फिक्स्ड है, स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से ये जो एब्जॉर्प्शंस हैं, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हैं, ये हर एक फंक्शनल ग्रुप की स्टैंडर्ड है, तय है। यानी कि इसी तरीके से एक चार्ट होता है जिसमें ये सारी रिकॉर्डेड हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की अगर हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज देख रहे हैं या आईआर स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो जो जो फ्रीक्वेंसीज मॉलिक्यूल वहां पे एब्जॉर्ब कर रहा है उन फ्रीक्वेंसीज को नोट डाउन कर लेंगे और अपनी स्टैंडर्ड टेबल से उसको फिर इंटरप्रेट करेंगे। तो जो जो फ्रीक्वेंसीज हम पाते हैं कि जिस फंक्शनल ग्रुप के अगेंस्ट वो फ्रीक्वेंसी है, तब हमें समझ में आता है कि ठीक है ये फंक्शनल ग्रुप हमारे मॉलिक्यूल के अंदर है। ये तरीका होता है।
तो यहां ये कहा गया है कि मान लीजिए आपके मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इसकी जो भी फिक्स्ड हमारी फ्रीक्वेंसी है वो ये शो करेगा। ठीक है, जैसे कि लेटेस्ट से कि 1750 सेंटीमीटर इनवर्स फ्रीक्वेंसी है जो ये दे रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी देखते के साथ ही इसके हल्का फुल्का इधर उधर देखे से आती ही मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है। ये मुझे कहां से पता चला? फंक्शनल ग्रुप रीजन से। लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप तो बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स में होता है, जैसे एल्डिहाइड में भी होता है, ये कीटोन में भी होता है ना, ये हमारा एसिड्स में भी होता है, एस्टर्स में भी होता है, ईथर्स में भी होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप था ये किसको बिलोंग कर रहा है? मुझे सिर्फ क्या पता चला फंक्शनल ग्रुप से कि मेरे मॉलिक्यूल में कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन मुझे ये पता नहीं चला कि ये है किस तरीके का, एसिडिक है, कीटोनिक है, ये एस्टर का है, ईथर का है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो ये कहाँ मिलता है? ये मिलता है नीचे फिंगरप्रिंट रीजन में। ठीक है, यानी पक्की पहचान, पुख्ता पहचान जो मिलती है वो कहां से मिलती है? फिंगरप्रिंट रीजन से। तो एक ही फंक्शनल ग्रुप हमें दो जगह एब्जॉर्प्शन दिखाएगा, एक फंक्शनल ग्रुप रीजन में और दूसरा फिंगरप्रिंट रीजन में। फंक्शनल ग्रुप रीजन से मुझे ये पता चलेगा मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, और फिंगरप्रिंट रीजन से मुझे ये पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली किसको बिलोंग करता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं OH ग्रुप की, तो आप देखिए OH एल्कोहलिक भी हो सकता है या एल्कोहलिक भी हो सकता है, या फिर ये फिर हमारा हो सकता है अगर ये उसके साथ में लगा हुआ है एसिड, एसिडिक भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये OH है, ये तो मुझे फिंगरप्रिंट फंक्शनल ग्रुप रीजन से पता चल जाएगा, लेकिन ये एल्कोहलिक है या ये एसिडिक है ये कहां से पता चलेगा? ये मुझे फिंगरप्रिंट रीजन से पता चलेगा। आई होप द थिंग्स आर नाउ क्लियर, है ना। तो देखिए जो मॉलिक्यूल सेम फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, सिमिलर पीक्स देते हैं 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर, ठीक है, यानी चाहे वो एसिड है, चाहे एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, इसके लिए 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से ऊपर सिमिलर पीक देंगे सारे कंपाउंड्स। लेकिन इनकी पीक्स जो है, इनकी एब्जॉर्प्शन जो है फिंगरप्रिंट रीजन में अलग अलग देखने को मिलेगी, वो बदल जाएगी। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप जो है उसका यूनिक एब्जॉर्प्शन पैटर्न होता है इस रीजन में, कह सकते हैं हम अब ये बात। इसीलिए ये कहा जाता है कि ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल हैव यूनिक पीक या बैंड। ये स्टेटमेंट इसलिए देनी सही है। विच इज ऑब्जर्व्ड इन फिंगरप्रिंट रीजन, इट इज जस्ट लाइक द फिंगरप्रिंट ऑफ ह्यूमंस। अब जैसे ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट कैसे होते हैं? यूनिक होते हैं, वो उसकी यूनिक पहचान है, दुनिया में और किसी के नहीं होंगे। इसी तरीके से फंक्शनल ग्रुप का जो एब्जॉर्प्शन या जो पीक हमें यहां मिली है फिंगरप्रिंट रीजन में, वो उसकी यूनिक है। कोई भी दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स एक तरीके की पीक फिंगरप्रिंट रीजन में कभी नहीं देंगे। और अगर दो मॉलिक्यूल्स सिमिलर पीक दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो दोनों मॉलिक्यूल्स सेम हैं, एक ही मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप शो सिमिलर एब्जॉर्प्शन अबव 1500 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं, देन द स्पेक्ट्रा डिफर इन द फिंगरप्रिंट रीजन। तो ये हम अच्छी तरह अब डिस्कस कर चुके हैं। On the other hand, if along with the frequency region above 1500 centimeter inverse, the fingerprint region is also matching, the molecules are of same compound. यही चीज मैंने अभी आपको बताया कि अगर दोनों जगह सिमिलर पीक्स देखने को मिल रही हैं, फंक्शनल ग्रुप रीजन में भी और नीचे फिंगरप्रिंट रीजन में भी, इसका मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक ही कंपाउंड के हैं, सेम है वो। This region thus provides confirmation of the identity of molecules. कोई भी दो कंपाउंड्स इनैंशोमर्स के अलावा सिमिलर IR स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। इनैंशोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स होते हैं। एक D फॉर्म है तो एक L फॉर्म है, इनको हम कहते हैं इनैंशोमर्स। तो इनैंशोमर्स तो आपके एक जैसा दे सकते हैं IR स्पेक्ट्रा, उसके अलावा कोई भी दो मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग हैं कभी भी IR स्पेक्ट्रा उनका रिजेंबल नहीं करेगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले देखिए कॉन्जुगेशन है। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है? स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो घटनी शुरू हो जाती हैं।
ठीक है। जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी घटती है। ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे भी देखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घट रही है तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी एब्जॉर्प्शन देंगे फ्रीक्वेंसी एनर्जी वो घटेगी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि फोर्स कांस्टेंट जो है वो डिक्रीज होता है कॉन्जुगेशन की वजह से। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? के, जो आपने अभी पिछले वाले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो के की वैल्यू जो है कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होता है, वो घटनी शुरू हो जाती है, और इसी वजह से हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी वो घटने लगती है। आप जानते हैं कि हमारा जो वेव नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स कांस्टेंट के। दिस इज द रिलेशन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1720 सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक यही ग्रुप है, लेकिन अगर हम इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ में एक डबल बॉन्ड यहाँ पे कॉन्जुगेशन में लगा देते हैं तो आप देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे घट गई। ठीक है, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आप देखिए यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की 900 है, डबल बॉन्ड की 1680 है, ट्रिपल बॉन्ड की हमारी ये है, ये बॉन्ड है CO, C डबल बॉन्ड हो, C ट्रिपल बॉन्ड हो। फ्रीक्वेंसी देखिए बढ़ती चली जा रही है ना, बढ़ती चली जा रही है। क्यों बढ़ रहा है ये? क्योंकि यहाँ पे के जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है वैसे वैसे हमारी के की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे हमारी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है। बॉन्ड ऑर्डर तो आप देखते ही हैं, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो ये आसानी से हम इसको देख सकते हैं। सेम थिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी देर इज रेगुलर इंक्रीज इन दी फ्रीक्वेंसी अलोंग विद दी बॉन्ड ऑर्डर। नेक्स्ट फैक्टर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेंजेस द पोजीशन एंड शेप ऑफ एन इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन बैंड। किस तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरनल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो इससे भी हमारी जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो डिफर करती हैं आपस में। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए क्या होता है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर मैं इस तरीके के मॉलिक्यूल को जिसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, इसको डाइल्यूट करना शुरू करती हूं तो क्या होगा, जैसे जैसे हम डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये डाइल्यूशन के साथ साथ कमजोर पड़नी शुरू हो जाएगी, वीक होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, यानी कि हमारी फ्रीक्वेंसी घटनी शुरू हो जाएगी। जबकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डाइल्यूशन का कोई असर देखने को नहीं मिलता। तो देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, intermolecular hydrogen bonding weakens the OH bond, thereby shifting the band to lower frequency। ये एक और फैक्टर है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को थोड़ा सा वीक कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बैंड जो है हमारा या एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी पे चली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों बहुत पास पास है। इंटरमोलिकुलर में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है, तो इसकी कंपैरिजन में यहाँ पे ये बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक है। एग्जाम्पल देखिए, नीड सॉल्यूशन OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ फिनॉल ऑब्जर्व्ड इन द रेंज ऑफ 3400 to 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जब इस सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो OH फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर जाती है टुवर्ड्स हायर फ्रीक्वेंसी एट 3600 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और देखिए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये चीज चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी। इवन इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्यों होता है, क्योंकि अपॉन डाइल्यूशन द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड डज नॉट चेंज। यहाँ पे कंपाउंड का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, यहाँ पे कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो रहा है। तो आप देखो पहले फ्रीक्वेंसी थी 3400 to 3300, उसके बाद में फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है 3600। मैंने आपको घटना बता दिया था, घटती है, इस केस में बढ़ेगी। ठीक है, जब हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो बढ़ेगी। मतलब नटशेल ये है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज में चेंज देखने को मिलेगा, पीक में चेंज देखने को मिलेगा विद द डाइल्यूशन इन केस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इंट्रामोलिकुलर के केस में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता।
ठीक है, ये फैक्टर आपका वहां भी काम आ जाएगा जहां आप एप्लीकेशंस लिखेंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से आप इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में डिफरेंशिएट कर सकते हो। आपको ये पीक्स वगैरह यहाँ पे रेंज याद लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इतना लिख सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ऑन डाइल्यूशन, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। दिस इज व्हाट इज टू बी रिटन। इसके अलावा ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्टर है आपका रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन देखिए, जैसे जैसे साइज रिंग का घटता है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी कार्बन मोनोऑक्साइड की या कार्बोनाइल ग्रुप की, वो आप यहां से रिलेट कर रहे हैं, सीओ ग्रुप की जो है वो इंक्रीज होगी। यानी जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि एनर्जी मॉलिक्यूल की जो है वो बढ़ती नहीं शुरू हो जाती है। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे बड़ा मॉलिक्यूल है हमारा, 6 कार्बन आटम्स का है, फिर हम 5 पे आए, फिर 4 पे आए, तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है, जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी बढ़ रही है। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। नेक्स्ट देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट। ये इसी का एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे फिगर्स बनाई हुई हैं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, देयरफॉर नाइट्रोजन इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन अंडरगोज डीलोकलाइजेशन विद सीओ बॉन्ड। देखिए यहाँ पे इन दोनों मॉलिक्यूल्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में बना हुआ है, यहाँ पे एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ यहाँ पे नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप सब जानते हैं ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। यानी इनमें अगर हम कंपेयर करें तो नाइट्रोजन अपना जो लोन पेयर है वो आसानी से डोनेट कर देगा ऑक्सीजन की मुकाबले में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसका डीलोकलाइजेशन आसान है। डीलोकलाइजेशन मतलब ये यहाँ से बॉन्ड जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये मूव कर जाएगा ऑक्सीजन पे, यानी बॉन्ड डीलोकलाइज हो गया। तो इस केस में डीलोकलाइजेशन आसान है इसकी कंपैरिजन में, राइट। ड्यू टू डीलोकलाइजेशन डबल बॉन्ड ऑफ CO चेंजेस इनटू पार्शियल डबल बॉन्ड, देयरफॉर फोर्स कांस्टेंट डिक्रीजेस व्हिच डिक्रीजेस द CO स्ट्रेचिंग। अब देखिए डबल बॉन्ड से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, पार्शियल डबल बॉन्ड में, है ना। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इसी तरीके से तो बनाएंगे। ऑक्सीजन, यहाँ पे ये नाइट्रोजन, H2 इधर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ये जो लोन पेयर था इसके ऊपर ये कहा जाएगा, ये बॉन्ड की फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हम ऐसे बनाएंगे। पार्शियल हो गया डबल बॉन्ड, पहले पूरा था। तो फोर्स कांस्टेंट क्या से होता है, फोर्स कांस्टेंट डबल बॉन्ड का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड या पार्शियल डबल बॉन्ड। तो इसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस वन। फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है इसका मतलब क्या है, सीधी सीधी सी बात है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। तो यहां से हम इस तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहां भी आप देख सकते हैं वही चीज एक्सप्लेन की गई है। CH3 जो है इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे CF3 है, CF3 का कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो यहाँ पे वही चीज आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन यहां से कार्बन से डोनेटिंग इफेक्ट है, तो ये यहां से आसानी से इसके पास जा सकता है। यानी कि अगेन इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड में जा रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है। अगर यहां से दिए जा रहे हैं तो यहां से लिए भी जा रहे हैं, यानी कि ये बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर दोनों ही तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो क्या है, फिर तो इसके ऊपर जैसा है ये वैसे ही रहेगा। तो आप देखो नेगेटिव इफेक्ट, आई इफेक्ट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती चली जा रही है। Wave numbers of for some of the stretching mode vibrations in molecules are in table। ये टेबल है जहां पे कि हमने किस तरीके की वाइब्रेशन है और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ये शो किया हुआ है। आपको ये याद करनी होगी टेबल, यानी कि इनके फ्रीक्वेंसीज, फंक्शनल ग्रुप की फ्रीक्वेंसीज आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इनके जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के न्यूमेरिकल्स आते हैं IR और NMR से, कि आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना होता है मॉलिक्यूल का। आपको बेसिक वाइब्रेशंस लिख के दे दी जाएंगी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाएगा कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूले में हमें ये जो
पीक्स हैं वो देखने को मिली हैं, तो आप इनका बताइए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये आप सिर्फ तब बता सकते हैं जब कोई आपको ये याद होंगी वैल्यूज। तो बेसिक वैल्यूज जो है वो आप याद कर लीजिएगा, जैसे कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग की, कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आपको याद है, एल्डिहाइड की याद है, कीटोन की याद है, और इधर ये CO की याद है, और एल्कोहल, हाइड्रोजन बॉन्डेड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें जो मेजर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो तो आप याद कर ही लीजिएगा। अगर सारी कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो मेजर हैं वो तो आप याद कर ही लीजिएगा। इससे आपको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हेल्प रहेगा। यहां पे ये और ये, ऐसे ही एल्केन में CH स्ट्रेचिंग, एल्कीन्स में भी CH स्ट्रेचिंग और एल्काइंस में भी CH स्ट्रेचिंग। ये बेसिकली आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये मैंने थोड़ा सा बताया है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशंस क्या हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। जो अभी हमने पिछले स्लाइड में चार्ट देखा है उससे हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एप्लीकेशंस देखते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ये हम कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये कैसे कर सकते हैं ये मैंने आपको अच्छी डिटेल में समझाया है। इसी तरीके से हम प्योरिटी ऑफ कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा कंपाउंड इम्प्योर होता है तो हमें एडिशनल पीक्स भी देखने को मिलती हैं IR स्पेक्ट्रम में, यानी कि मॉलिक्यूल जो पीक देगा वो तो देगा ही, लेकिन एडिशनल पीक्स भी आएंगी इम्प्योरिटी की वजह से, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, हम शुरुआत में कोई मॉलिक्यूल लेके चलेंगे, उसको किसी के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो फंक्शनल ग्रुप था वो रिएक्टिविटी देगा, यानी फंक्शनल ग्रुप यहां से डिसअपियर हो जाएगा, जो नया बना है उसमें कोई नया फंक्शनल ग्रुप आएगा, तो पीक्स हमारी उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें मिलती रहेंगी। तो हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कार्बोनाइल ग्रुप था, यहाँ पे इसकी पीक मिलेगी हमें, ये मिली 1710 सेंटीमीटर इनवर्स पे। इसको हमने इसका रिडक्शन कर दिया तो ये चेंज हो गया OH ग्रुप में। अब आप देखिए आपकी पीक कहां चली गई, 3300 सेंटीमीटर इनवर्स में। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो इस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को भी स्टडी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म जो होता है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिस आइसोमर, in cis isomer to overcome steric hindrance the carbon carbon bond length increases। देखिए cis और trans कैसे होते हैं, ये हमारी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां पे हमने इनके ग्रुप्स लिए, मान लीजिए ये है आपका CH3 ग्रुप और ये है आपका क्लोरीन, यहां पे भी ये है CH3 और ये है क्लोरीन। तो ये आइसोमर कैसा होता है, ये सिस आइसोमर होता है। जबकि सेम फंक्शनल ग्रुप्स लाई करते हैं आमने सामने, ये सिस आइसोमर है। और इसका ट्रांस आइसोमर देखिए क्या होगा, जबकि ये अपोजिट लाई करेंगे एक दूसरे के, यानी CH3 यहां पे है, Cl यहां पे है, तो इसके सामने यहां पे आएगा Cl, नीचे जाएगा CH3 ये है ट्रांस आइसोमर। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो पास पास हैं। इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, ठीक है, हिंड्रेंस डेवलप हो जाएगी। तो उसको ओवरकम करने के लिए इनको जितनी दूर ये रह सकते हैं उतनी दूर इनको करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या होगा, ये थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, इसको स्टेबिलिटी देने के लिए। वही चीज यहाँ पे बताया गया, सिस आइसोमर में स्टेरिक हिंड्रेंस ओवरकम करने के लिए कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉन्ड हमारा थोड़ा सा वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक हो जाएगा इसका मतलब क्या है, फोर्स कांस्टेंट घट जाएगा, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट को आप सीधे सीधे इस तरीके से याद रखो कि फोर्स की जो बॉन्ड की जो मजबूती है वो फोर्स कांस्टेंट है, तब आप आराम से इसको रिलेट कर पाओगे। अब क्योंकि बॉन्ड यहाँ पे बढ़ गया है तो क्या होगा, ये कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो गया इसका मतलब क्या है, फोर्स कांस्टेंट घट जाएगा, फोर्स कांस्टेंट घट गया इसका मतलब क्या है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी हमारी घट जाएगी। तो ये चीज हमें सिस आइसोमर में देखने को मिलेगी। ट्रांस आइसोमर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो दोनों एक दूसरे से जितनी दूरी पे हो सकते हैं उतनी दूरी पे हैं। यहाँ पे हमें स्टेरिक हिंड्रेंस देखने को नहीं मिलती।
तो हम यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स को। ये अब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वाई लैम्डा मैक्स फॉर द डाइईन फर्स्ट इज ऑब्जर्व्ड लोअर देन द सेकेंड वन। ये हमारा यूवी का क्वेश्चन है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है। तो आप देखो ये हमारे दोनों ही कैसे हैं, डाइईन्स हैं। और आपसे पूछा गया है कि पहले वाले का जो लैम्डा मैक्स है वो कम लोअर वैल्यू पे ऑब्जर्व किया गया है इन कंपैरिजन टू दी सेकेंड वन। तो ऐसा क्यों है? ये दोनों डाइईन्स हैं। तो अगर आपको याद है, आप लोगों ने लैम्डा मैक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी सीखी थी थ्रू वुडवर्ड फाइजर रूल। ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, उसी से आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर वाइब्रेशंस डाली जाती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस डाली जाती हैं, तो मॉलिक्यूल अपना फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करके वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस दिखाता है। ठीक है। और एक चीज और है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस जो देखने को मिलती है यानी चेंज जो देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा, ये होता है +-1। +-1 क्यों लिखा है हमने यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रांजिशन होता है वो सिर्फ एक ही लेवल ऊपर जा सकता है या एक ही लेवल नीचे एक बार में। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अलग अलग लेवल्स है हमारे वाइब्रेशनल लेवल्स। कभी भी मॉलिक्यूल यहां से डायरेक्टली यहां नहीं जाएगा, ये गलत है। मॉलिक्यूल सीधा यहां से वाइब्रेशनल ट्रांजिशन में एक ऊपर या एक नीचे आ सकता है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये प्रिंसिपल में मेंशन करेंगे। और प्रिंसिपल क्या है इसका? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को हम यहां पे मेंशन करेंगे प्रिंसिपल में। फॉर XY2 बेंट मॉलिक्यूल शो वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो XY2 मॉलिक्यूल जो है ये वही है जो हम पढ़ते आए हैं टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग वाइब्रेशंस में। जैसे हम ये जो डायग्राम बनाते थे इस तरीके से, इस तरीके के डायग्राम्स हमने देखे हैं सारे। तो इसको आप X मान लीजिए, इसको आप Y मान लीजिए, इसको भी आप Y मान लीजिए। आपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, फंडामेंटल वाइब्रेशन सब पढ़ लिए, तो उसको इसी तरीके से अब हम डिस्कस कर लेंगे, स्ट्रेचिंग बेंडिंग वगैरह। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन। अभी हमने डिस्कस किया है फिंगरप्रिंट रीजन का क्या सिग्निफिकेंस होता है। Among hydrogen, HCl, CO2 water molecules, identify which will be IR active। तो यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है कि जो भी जिसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, है ना, वो हमारा क्या होगा, या जिसमें डायपोल मोमेंट आपको दिख रहा है वो हमारा कैसा होगा, वो IR एक्टिव मॉलिक्यूल होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का केस आपको अलग से याद रखना है, ये एक स्पेशल केस है। तो यहाँ पे ये IR एक्टिव है, CO2 IR एक्टिव है। वाटर मॉलिक्यूल जो है ये देखिए कैसा होगा, ये भी IR एक्टिव होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि इसका बेंट वी शेप होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बेंट वी शेप होता है। ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है, है ना। लीनियर मॉलिक्यूल जो होते हैं और इस तरीके के, जैसे CO2 में आपने समझा भी था कि जब इसका लीनियर स्ट्रक्चर है तो इसका डायपोल मोमेंट कैसा है? 0 है। डायपोल मोमेंट इससे दिखाते हैं ये 0 है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाया भी था कि वाइब्रेशंस एक्सेप्ट करने के बाद में इसमें डायपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। लेकिन H2O का तो स्ट्रक्चर ही कैसा है? H2O का स्ट्रक्चर है इस तरीके का, सॉरी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है, बेंट वी शेप स्ट्रक्चर है, तो इसमें डायपोल मोमेंट होगा। एक्सप्लेन डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑब्जर्व्ड इन CO2 मॉलिक्यूल। ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच वन इज एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब एट हायर फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, ऑल्सो स्टेट रीजन। एक है HCHO, दूसरा है CH3CHO। तो ये भी देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं। एक है हमारा HCHO, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? C डबल बॉन्ड O H एंड H। दूसरा मॉलिक्यूल है CH3CHO, इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होगा? C डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 है और एक तरफ हाइड्रोजन है। तो आप देखिए हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं होती, या ना तो पॉजिटिव आई इफेक्ट है इसका, ना तो नेगेटिव आई इफेक्ट है। तो ये जो बॉन्ड है इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो रहेगी।
अब इसके केस में देखिए CH3 का इफेक्ट कैसा है, CH3 प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की टेंडेंसी है। इसका मतलब क्या होगा, ये बॉन्ड जो है ये क्या होगा, ये यहां जा सकता है, ठीक है, इसमें डीलोकलाइजेशन हो सकता है, ठीक, तो इसकी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी, तो इट विल हैव लोअर फ्रीक्वेंसी इन कंपैरिजन टू फॉर्मल्डिहाइड HCHO। इस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। नेक्स्ट देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। तो यहां पे तो आप सीधा बता सकते हैं कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू C डबल बॉन्ड C, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी इसकी ज्यादा होगी, तो इसको हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए OH एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो यहां पे देखिए आपको फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको याद रखना है, पीक्स याद रखनी है, वैल्यूज याद रखनी है। यहां आप वैल्यूज मेंशन करेंगे कि OH की फ्रीक्वेंसी क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप रीजन में भी और फिंगरप्रिंट रीजन में भी अलग अलग एब्जॉर्प्शन पीक्स देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी फंडामेंटल vibrational degrees of freedom are expected for the following molecules CO2, H2O and C2H4। तो ये आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। CO2 के लिए देखिए N की वैल्यू क्या होगी, N विल बी 3, तो ये होगा लीनियर मॉलिक्यूल है ये हमारा, 3n-5 लगेगा, लीनियर मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला लगेगा 3n-5, ये हो जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 5, ये आ गया आपका 4। नेक्स्ट मॉलिक्यूल था आपका H2O। H2O की शेप कैसी होती है, बेंट V शेप होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा 3n-6। n यहां पे क्या है, अगेन n इज फिर से 3-6, तो इसका आंसर आएगा 3, यानी वाटर आपकी कितनी फंडामेंटल वाइब्रेशंस देगा, 3। नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या था हमारा, नेक्स्ट है C2H4। तो देखिए C2H4 का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, ये भी लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है हमारा, है ना, ये भी किस तरीके की देगा, फॉर्मूला कौन सा यूज करेगा 3n-6। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, यानी कि टोटल हो गए हमारे 6, तो 3 इंटू 6-6 यानी कि 18-6, ये हो गए हमारे 12। तो फंडामेंटल वाइब्रेशंस इसमें 12 देखने को मिलेंगी। इस तरीके से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ वाटर अकर्स एट 3652 सेंटीमीटर इनवर्स, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग वाइब्रेशंस फॉर D2O। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ये क्वेश्चन वैसे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट देखिए, on the basis of IR spectra distinguish between intermolecular and intramolecular hydrogen bonding कर सकते हैं, हमने डिस्कस भी किया है। How can you distinguish between the following with the help of IR spectroscopy, formic acid and ethyl alcohol, formaldehyde and dimethyl ether। formic acid का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, HCOOH, और दूसरा मॉलिक्यूल क्या है हमारा, दूसरा मॉलिक्यूल है इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH। तो यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप आएगा, यहां पे एक तो इसमें एडिशनल कार्बोनाइल ग्रुप की पीक मिलेगी हमें, ठीक है, जो कि हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगी, ये एल्कोहल है सीधा सीधा, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए दूसरा फैक्टर क्या होगा, OH जो है यहां पे ये कैसा है, ये हमारा ये एसिडिक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और होगी, और यहां पे जो OH है ये कैसा है, ये हमारा एल्कोहलिक है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज जो मिलेंगी वो हमें अलग अलग मिलेंगी। तो वी कैन डिफरेंशिएट लाइक दिस।
नेक्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड एंड डाइमिथाइल ईथर। फॉर्मल्डिहाइड और डाइमिथाइल ईथर यहां पे हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, HCHO। क्या है ये, फॉर्मल्डिहाइड। और नेक्स्ट है डाइमिथाइल ईथर। ये हमारा डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मूला है। तो आप देख सकते हैं दोनों में ही जो पीक्स हमें मिलेंगी वो ऑल टुगेदर बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगी। यहाँ पे अगेन कार्बोनाइल ग्रुप की हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी, C डबल बॉन्ड O की फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलेगी 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमें फर्स्ट लिख लिया, ये सेकंड लिख लिया, तो ये फर्स्ट में देखने को मिलेगी, सेकंड में ये एब्सेंट रहेगी। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी। दूसरा यहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, OC। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमें किसको देखने को मिलेगी, सेकंड में देखने को मिलेगी, फर्स्ट में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से चार्ट फॉर्म में हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके के, आप एक बार अपना ये चार्ट याद कर लीजिएगा, जो एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज हैं वो आप याद करिएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस यूनिट, थर्ड यूनिट के एंड में हम फिर से ये सारे क्वेश्चंस एक बार डिस्कस करेंगे। तब तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। आप थोड़ी वैल्यूज भी याद कर लेंगे, तो तब आपको ये समझना और करना आसान हो जाएगा। ऑल दीज क्वेश्चंस जो अभी हमने यहाँ पे देखे हैं, ये चैप्टर के एंड में हम एक बार फिर से जल्दी जल्दी करेंगे, तब आप मेरे साथ इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। हम शुरू करेंगे अगले लेक्चर में फिर से अपने नेक्स्ट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक के साथ में।